अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज फिर हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े एहतजाज हुए, रैलीज़ निकाली गई और इमरान खान साहब की रिहाई के हक़ में मुजाहरे किए गए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या इन मुजाहरों से कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा? क्या ये तमाम मुजाहरे एक बड़े एहतजाज की सूरत में इस हद तक प्रेशर डालने में कामयाब होंगे कि वाकई इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जा सके? दूसरी तरफ अदालतों की तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, जहाँ पर बहुत से अहम केसेस जो हैं उनकी समाअत भी हो रही है, जहाँ पर मैंडेट की वापसी की बात भी हो रही है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने भी अपने काम शुरू किए हैं। तो उसके बाद अब क्या पीटीआई के लिए सूरत हाल बदलने के चांसेस हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल यकसर बदल जाए? क्योंकि इधर हुकूमत के लिए भी कुछ सिम्टम्स इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जो इत्तेहादी जमातें हैं, MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो PMLN पर तनकीद करते नज़र आते हैं कि बजट जो है वो बिल्कुल भी अवाम दोस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि जो मुआहदा किया गया था हुकूमत बनाते वक्त, वो मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही PMLN, जिसकी वजह से इनके साथ चलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल क्या इशारे हैं जो हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ख़ास इशारे शुरू हो जाते हैं जब किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आता है? इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और तौर पर खुशामदीद कहते हैं जनाब शौकत बसरा साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ आज मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बसरा साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं इमरान साहब से बात का आगाज़ करूँगी और उनका ओवरऑल एक कमेंट ज़रूर लूँगी, फिर उसके बाद आपकी तरफ भी हम आते हैं। इमरान साहब, क्या आपको लगता है आज बाकी शहरों में भी एहतजाज हुए, आज पंजाब के भी कुछ इलाकों में एहतजाज हुए, अगरचे के दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। पहले तो आपका इस पर क्या रद्द अमल है कि हमेशा जब भी PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है, पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 क्यों नाफिज कर देती है? क्या इनके एहतजाज से खौफजदा है? जबकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मौसर एहतजाज नहीं कर सकी PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि मुझे तो ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर आप मुल्क की सूरत हाल देखें, सियासी सूरत हाल देखें, जिस तरह से भी, तो दफ़ा 144 लगाने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। बज़ाहिर कोई ऐसे हालात खुदा न खास्ता नहीं है। अगरचे अभी मैं एक सुन रहा था TV पे तलाल चौधरी साहब को, तो वो फरमा रहे थे कि जी ये ज़रूरी नहीं कि हम PTI की वजह से लगाएं, कि सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, फलां हो सकता है, वो हो सकता है, यानी। लेकिन मुझे तो ऑन ग्राउंड कोई इस तरह की सूरत हाल, स्पेशली पंजाब में तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हम तो बात ही पंजाब की कर रहे हैं ना, क्योंकि दफ़ा 144 लगाई ही पंजाब में गई है। तो बज़ाहिर स्वाय इसके कि PTI एहतजाज ना कर सके या उसके एहतजाज को रोका जा सके, बज़ाहिर कोई और वजह नज़र नहीं आती। लेकिन एक जवाज़ जो है किसी भी चीज़ का, वो कहते हैं ना कि सबसे आसान, दुनिया में सबसे आसान काम किसी भी चीज़ की दलील या जवाज़ तलाश करना। तो आज टॉक शोज़ में देखा आपने कि हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने कई तावीलें पेश की और कई करेंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए। आपने जिक्र किया, और मैं भी अगर देखें, हम बतौर साफ़ी अगर जायज़ा लें ईमानदारी से, तो 8 फरवरी से लेके अब तक PTI को इस तरह का काबिल ज़िक्र एहतजाज कर नहीं सकी कि जिससे हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएं, या उन्होंने इतना बड़ा शो कर लिया हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की पाबंदियाँ लगा के, इस तरह से गिरफ्तारियाँ करके, ये वो जो चिंगारी जो बुझने वाली होती है ना, उसको भी दोबारा ये उसको ना अलाउ दे देते हैं कि चलो ये काम जारी रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि बिल्कुल इनको शुरू ही ना करने दिया जाए एहतजाज, ताकि एक मोमेंटम पकड़ा ही ना जाए? भाई अगर आज 8-10 लोग निकले और उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई किसी के घर पे छापे पड़े, तो कल को फिर 8-10 की बजाय 8-10 हज़ार निकल आएंगे। तो हुकूमत शायद ये सोचती हो कि 8-10 पे ही दबा लो ताकि 8-10 हज़ार निकलने की जरूरत ही ना करें। नहीं, देखिए, बात पता क्या है, मोमेंटम अगर हुकूमत के रोकने से मोमेंटम ना बन सकता होता, तो आज तक मुझे बताएं जो इतनी बड़ी तहरीकें चली हैं, वो कभी हुकूमत की आशीर्वाद से मोमेंटम तो नहीं बना। मोमेंटम असल में खुद बनाना होता है अपोजिशन ने।
तो ये आप 9 मई के बाद एक आपको बात तस्लीम करना होगी कि 9 मई के बाद जो एक्शन हुआ और जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद पीटीआई जो है उसकी जो भी तावीलें पेश करे, इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी क़यादत पकड़ी गई, उनके लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद एक खौफ व खरास भी इस तरह का था कि पीटीआई का कारकुन भी जो आम कारकुन था वो उस तरह से एहतजाज से ला ताल्लुक भी हो गया, तो उस तरह का एहतजाज हो नहीं सका। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जब ये बात करती है कि जी अपोजिशन जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, ये बात नहीं करते, वो नहीं करते, आए जमहूरियत, तो जमहूरियत में एहतजाज का हक तो सबको हासिल है, पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। अगर आप एक वाक़े के बाद सिर्फ ये सोच लें कि अब हर दफ़ा एहतजाज में वैसे ही काम होगा, तो फिर तो सारी ज़िंदगी आप समझे कि कोई एहतजाज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब इस बात का सवाल जो उठता है बार बार बसरा साहब कि उस तरह का एहतजाज आप लोग कर नहीं सके हैं, वो मोमेंटम बना नहीं सके हैं जो इमरान खान के जलसों में नज़र आता था और लोग उनकी कॉल पर बाहर निकलते थे। उसके बाद लीडरशिप उस तरह से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई कि जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर कोई धाक बैठ सके या उन्हें कोई परेशानी लाहक हो। समीना पाशा, अगर हम लोग पब्लिक बाहर नहीं निकाल सकते, जलसा जुलूस नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है? पंजाब में इस वक्त अमली तौर पर मार्शल का नफाज है। आप देखिए, आप कह रही हैं कि हमने लोगों को निकाला नहीं। 9 मई से लेकर आज तक तकरीबन 1 साल हो गया है, हमारे घर तोड़े गए, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, एक एक लीडर पर 50-50 मुकदमे दर्ज हैं, हर तहसील में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में FIR दर्ज हैं और उसमें नामालूम 500-500 लोग रखे हुए हैं। और आज तक लोग, हमारे माएँ बहनें बेटियां, आप किस किस का नाम लूं, आज तक वो 1 साल हुए उनकी जमानतें नहीं हो रही। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई का जवाब अवाम ने दे दिया 8 फरवरी को। 9 मई पे जो हमारे पास इल्ज़ामात लगाए गए, अगर वो सच्चे होते तो 8 फरवरी को कौम हमारे साथ खड़ी ना होती। आपने कहा इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट कोई नहीं लेगा, इमरान खान के लोग सब तोड़ दिए, पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। और ये सबसे बड़ी बात कि साड़ी गल हो गई है। हालत ये हुई कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरा हल्का बहावल नगर में साउथ पंजाब में है। 9 दिन थे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से, हमने ग्राउंड तक में लोगों को कैंपेन नहीं करने दी गई, जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया, सर, ये तो बिल्कुल लोगों को बैनर नहीं लगाने दिया गया। जो मुसलसल 8 फरवरी से सुन रहे हैं, आपकी बात हम दुरुस्त मान भी लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अब इस सारे मामले से आगे भी तो बढ़ना है। पीटीआई ने अपने मसाइल ख़त्म भी करने हैं, इमरान खान को बाहर भी निकालना है, अपना मैंडेट भी आप लोगों ने वापस लेना है। आपके तो अपने कारकुन आप लोगों के ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं, वो तो आप लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लोगों की कुछ क़यादत ज़रूर बाहर निकल आती है, रैलीज निकाल लेती है, कुछ अभी तक भी उस तरह से सामने नहीं आ रहे। तो अब सवाल ये कि हम तो फिर भी एक तरफ रह गए, आपका तो अपना कारकुन आपसे नाराज़ बैठा है कि भाई आप नहीं एहतजाज उस लेवल का कर रहे जो करना चाहिए। समीना, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जितना जुल्म, जबर, बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, कारकुनान के साथ हुई है, मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूं, मार्शला में नहीं देखा। मार्शला में इतने बदतरीन हालात नहीं देखे। इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कह रही हैं कि बिल्कुल हमारे कारकुनान की, चूंकि लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को, उन्होंने शौकत बसरा को या किसी और को वोट नहीं दिया था। लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, और सिर्फ एक बात पे वोट दिया था कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे और उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। कल हम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, हमने वहां पर कुरान पाक में सबने हलफ दिया है काई सब की अदालत के सामने कि हम सब लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। आप, इतना बड़ा धांधला हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर आपको कहूं कि अवाम की तवक्को हमसे बहुत ज्यादा है। इसमें मैं आप दोनों की बात से एग्री करता हूं, लेकिन आप जरा जिस तरह का माहौल है उसको देखिए कि जिन हालात में आप, समीना, मेरा दोनों आपसे सवाल है, आप क्या एक वक्त में 50 शहरों में दोनों हो सकते हैं? आप कि 5:50 पे आपने लाहौर में भी हो और आप कराची में भी हो, आप इस्लामाबाद में भी हो, आप फैसलाबाद में भी। ये सूरत हाल हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, ये सिर्फ लीडरान के साथ नहीं, कारकुनान के साथ भी। आप मुझे बताइए कौन सा दौर आपने देखा? सुने उस गुजारिश सुन लें। गुजारिश सिर्फ इतनी है बसरा साहब कि आपने ये जो बातें की हैं ना,
ये सारी बातें हम मुसलसल आपकी तरफ से सुन रहे हैं, मुसलसल के तमाम लोग ये बात कर रहे हैं। समीना का जो सवाल है या मेरा सवाल है वो ये नहीं है, ये तो हमने मान लिया कि आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती हुई, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, सब कुछ हो गया। अब आपका कारकुन जो है वो ये पूछता है कि जब वो इस तमाम ज़ोर ज़बरदस्ती और तशद्दुद के बावजूद अगर वो खड़ा है तो लीडर कहाँ भाग गए, लीडर कहाँ हैं? ये सवाल तो ये है। बहुत जेन्युइन सवाल है वर्कर्स का। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों ने वोट इसी बुनियाद पे हमें दिए थे, खान साहब को दिए थे कि खान साहब 8 फरवरी को बाहर निकल आएंगे। वो डाका पड़ गया उस मैंडेट पे। हाँ, जद्दोजहद 9 मई से जारी है और वो जारी रहेगी। लीडरान भी मौजूद हैं, कोई लीडर कहीं नहीं गया। लीडरान पे आज भी मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको चले बात कर देता हूं पंजाब के हमारे जो अभी यास्मीन राशिद साहबा हमारी सदर है ना पंजाब की, आप बताइए 1 साल हो गया है, जमानत नहीं हो रही। आलिया हमजा को देख लें, हमाद अजहर बाहर हैं, जैसे वो सामने आए हैं 53 FIR हुई हैं। पिछले दिनों हमने बाउंड्री वॉल के अंदर कन्वेंशंस किए हैं, 4 दीवारी के अंदर हमारे पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आज भी उस तरह घरों पे रेड हो रहे हैं। अमली तौर पे जब मार्शल लॉ नाफिज है, आप जरा सीन देखें ना। मैं आपको लाहौर की मिसाल दे देता हूं। लाहौर में आज भी हमारे एहतजाज हुए। हो क्या रहा है कि पुलिस जो है, अभी मैं आपको शेख रशीद का बयान कोट करता हूं, जो चिला काट के उन्होंने कहा कि हमें वो बंदे दें जो आपके भागे हुए हैं। आज भी सूरत हाल ये है, हमारे जब लोग निकलते हैं, वर्कर्स निकलते हैं, उनके ऊपर 500 नामालूम FIR है, हर उनको उठा लिया जाता है। तो मेरे भाई इसके बावजूद ये गलत फहमी है इनकी। चलिए, लेकिन क्या इससे थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं। एहतजाज आप लोग जिस हद तक हो सकता है कर भी रहे हैं, अदालतों में भी मुकदमात लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान साहब हुकूमत के लिए क्या सा बच्चा है? ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो आजकल बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद साहब 22 चैनल्स पर एक साथ नमूदार होते हैं और बड़ी खुल खुला के बातें करते हैं। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो आएँ और आके इतना खुले आम इंटरव्यू दें और इस तरीके से बात करें। फिर ज़ुबैर साहब जो हैं PMLN के साबिक रहनुमा, उनकी तरफ से जो इंकशाफात हुए हैं वो भी हम देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहीं कोई सिस्टम में रेजिस्टेंस मौजूद है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत कुछ अब हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है? समीना देखिए, अभी बदलता हुआ बल्कि क्यों करते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दें। ज़ुबैर साहब ने कहा क्या, ज़रा सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ी इंकशाफात हैं उनके। जी इमरान साहब। समीना, बात ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बातें की हैं ना, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल हो सकता है 100% उन्होंने ठीक ये बातें की हों, ऐसा ही हुआ हो, बल्कि हुआ होगा। मुलाकातें भी मियाँ नवाज शरीफ की हुई होंगी जनरल बाजवा के साथ, और मीटिंग में भी ये बात हुई होगी। लेकिन उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब के अंदर जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था वो क्यों नहीं जागा? जब पार्टी ने उन्हें डीलिफ्ट कर दिया, जब पार्टी ने उन्हें गर्दन नहीं बनाया, जब पार्टी ने उन्हें आम अल्फाज में मुंह नहीं लगाया, तो आज उन्हें ये सारी बातें याद आ गई हैं। उस वक्त उन्होंने क्यों ये जो है ना अपना अलम हक का बुलंद किया? तो ये सियासी लोग जो है ना हमारे यहाँ, बड़े अलविये की बात है, बड़े अफसोस के साथ, लेकिन उन्हें हर वो बात काम की उस वक्त याद आती है जब वो दुदकार दिए जाते हैं, जब उनको पार्टी तो इसलिए क्या उनकी बात की अब कोई अहमियत नहीं, मैं आपको पहले तो मैं इस पे कह रहा हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये लम्हा फिक्रिया PTI के लिए भी है। वो इसलिए कि जब जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें हो रही थी मियाँ नवाज शरीफ की, तो उनको भी तो पता था। ये तो नहीं हो सकता कि वक्त के वज़ीर आज़म को पता ही ना हो। तो वो तो कह रहे हैं लंदन प्लान बना। मेरी गुजारिश तो सुने ना। तो उस वक्त उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उन्होंने भी सारी बातें बाद में की। मामला ये है कि जो अब आ जाते हैं आपके पहले सवाल की तरफ कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हर वक्त ना ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक प्लान नहीं चल रहा होता, 2 3 4 प्लान A B C D पता नहीं F तक चीज़ें जा रही होती हैं। और उस वक्त ये होता है कि ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। हर दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। शेख रशीद साहब किसी वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही, आपको पता है कि वो तो हमेशा कहते भी थे कि मैं GHQ का नुमाइंदा हूँ, वो बात। लेकिन उसके बाद जब वो चिल्ला काट के आए तो फिर उसके बाद उनका
जो है मामला कुछ और था, अब अचानक से एकदम से आना बिल्कुल ये अलार्मिंग और है। वो आके पहले खामोश रहे हैं काफी बिल्कुल अर्सा, ऐसे, बल्कि बिल्कुल। उनसे राब्ता किया भी जाता था हाँ तो जी, वो नहीं बात करते वो नहीं बात और करते फिर थे। उन्होंने जब बात की है तो फिर एक साथ ही 22 हाँ जी, चैनल्स पे इंटरव्यू हाँ, चले। हाँ जी, तो उसमें देखें शेख रशीद जो हैं वो जब इस तरह की बात करते हैं तो उसके पीछे कई कहानियां होती हैं, इशारे कई हैं। मतलब होते हैं। मुझे नहीं ये लगता कि इशारा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सियासतदान जो बात कर रहे हैं इनको ये इशारा है कि हुकूमत कमज़ोर विकेट पे है। देखें हम आगे चल के जब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादियों की और हुकूमत की, तो ये जब कमज़ोरी नज़र आती है ना, तो शेख रशीद साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है। उन्हें जब पता है कि ये इतनी कमज़ोर विकेट पे हैं और इतनी हालत ख़राब है, तो फिर वो अपना भी तो धक्का देने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह है कि उन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने भी अपने वोटर को जो है को मुंह दिखाना है जाके, उन्होंने भी अपनी को मजबूती शो करनी है। तो ये सारी सियासी गेमिक्स होते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं समझता कि इनके पास कोई इस तरह की सॉलिड वजह है या किसी ने इन्हें इशारा दे दिया कि चलो भी लग जाओ। कितने मासूम हैं आप इमरान साहब। अच्छा बसरा साहब, ये चलिए कह लीजिए आपको क्या कहना है। अच्छा समीना, मैं अभी इमरान भाई के नंबर पे ना मैंने व्हाट्सएप किया है कि आज जो सिर्फ पंजाब में एक्टिविटी हुई है ना उसकी एक झलक दिखाने के लिए ठीक। कि पंजाब अमली तौर पे पुलिस स्टेट बना हुआ है, किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाता। इसके बावजूद आप जरा देखिए, अगर आपको इजाजत दिखाने की हो, वैसे तो आजकल हमें नहीं दिखाया जाता। नहीं सर, जीएनएन पे चलिए आपके एहतजाज की खबर, क्या बात कर रहे हैं आप। 9 बजे के बुलेटिन में भी चलिए। बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट 9 बजे के बुलेटिन की हेडलाइन में था। हाँ जी इमरान भाई, मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, आज का आप जरा एहतजाज देख लीजिए कि 144 का नफाज है, पुलिस स्टेट है, मुकदमे हैं, FIR हैं, रेड है, घर तोड़ रहे हैं। आप जरा फुटेज चला देंगे तो मैं आपका बड़ा ममनून होगा कि इस प्रोग्राम में आपने कहा। और दूसरी बात देखें, जो बात समीना आप कह रही है ना, जुबैर साहब आम आदमी नहीं थे, जुबैर साहब तर्जमान थे नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के। अब जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा, वो क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा साजिश की, जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई, उसके नतीजे में बाकायदा मियां शहबाज शरीफ नाराज हो गए। अब मुझे बताइए कि अब कोई कसर बाकी रहेगी? हमारा तो मुतालबा है, अगर वो गलत कह रहे हैं तो बना दें जुडिशियल कमीशन, बुलाएं उसमें जनरल बाजवा को, बुलाएं उसमें नवाज शरीफ को, जुबैर उमर को और मरियम बीबी को। नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने तरदीद कर दी है, वो कह रहे हैं कोई मुलाकात नहीं हुई नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, उसका हल क्या है? हल तो उसका बड़ा आसान है। अगर जुबैर उमर झूठ बोल रहा है तो करें कार्रवाई खिलाफ उनके। अभी तो आप हमारे खिलाफ तो हर थाने में FIR दर्ज करवाई है, जुबैर उमर के खिलाफ करें कार्रवाई। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात, हम मुतालबा करते हैं आप इसका जुडिशियल कमिश्नर बना लें, दूध का दूध पानी का अच्छा पानी। एक मिनट बसरा साहब, अभी ये तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो अभी इस वक्त इस सिचुएशन में है कि बाजवा साहब का नाम तक नहीं लेते। अब मुझे आप ये बताएं, आज PTI की तरफ से ये डिमांड जरूर की गई है कि जनाब हम मुतालबा करते हैं कोर्ट मार्शल करें, जो आप बात कर रहे हैं और सारा। आप लोग अगर हुकूमत में आते हैं तो क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि हम यही देखते हैं ऑपोजिशन में होते हुए सबको याद आता है, बाद में कोई नहीं फिर वो बोझ उठाता। समीना गुजारिश ये है कि अब तो एविडेंस तर्जमान की आ गई मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी की। उन्होंने कहा बसरा साहब ने सुना था, हमने सुना था, उन्होंने ये कहा है। सुनिए, नहीं, सुनिए, आप सुन यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की। हाँ जी, सुनिए बात कर रहे हैं। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की जो PDM के सदर थे। यही बात महमूद खान अचकज़ई साहब ने की। यही बात बलूचिस्तान से हमारे वो जो पार्टी के लीडर हैं उन्होंने की। अब तो अच्छा, इसका काम बड़ा सीधा सा है ना। अगर कोई बात गलत कर रहा है, हमारा मुतालबा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, आप बताइए, हमने बार बार कहा 9 मई पे कमीशन बना दें, आप 8 फरवरी पे कमीशन बना दें, आप मिलिट्री कोर्ट्स पे बना दें, ये जो बुनियादी इंसानी हकूक वो नहीं किया गया। हमारा बल्ले का KP में तो आपकी हुकूमत है ना, उधर बना ले 9 मई की तहकीकात का कमीशन। क्यों नहीं बनाते? बात सुन ले, वहां तो अभी तक आपके कारकुनान के ऊपर FIR कटी हुई है 9 मई की, अभी तक आपके कारकुनान लापता हो रहे हैं, वहां पे तो आपके ऊपर अपने चार्ज हैं। जी बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब ले ले। हमारा इंट्रा पार्टी का इलेक्शन, बल्ला छीनने का इलेक्शन, आरज का इलेक्शन,
वो उसके टेकअप भी कर लिया गया, फैसले भी हमारे खिलाफ आए जो गैर आईनी और गैर कानूनी थे। अब भी धांधली छुपाने वाला केस जो है वो लग गया है। हमारी दरखास्त जो धांधली बेनकाब करने वाली है वो नहीं लग रही। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। खान साहब ने कह दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को 2 कमीशन बनाने का, 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से, कि दोनों कमीशन बनाएं। और बहुत जल्द आप देखेंगी कि चीफ, चूंकि ये प्रोगेटिव किसका है, कानून किसको इजाजत देता है, चीफ मिनिस्टर को, कि वो लेटर लिखें चीफ जस्टिस साहब को, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूं ना कि लिखे चीफ जस्टिस को शहबाज शरीफ साहब बना दें जुडिशियल कमीशन, जनरल बाजवा वाले मामले पे भी, ये 8 फरवरी वाले मामले पे भी मरियम बीबी वही बना दे। ये नहीं तो आप बनाएंगे। ये हमारे शो पे आज कह के जा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो जनरल बाजवा के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे। ये अब आप कमिटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, देख लें फिर हमने पिछले क्लिप चला के आपको याद कराना है। हमारी देखिए, मैं फिर कहने लगा हूं, आइन के अंदर जो कोई आइन तोड़ता है, जो आइन के खिलाफ वर्जी करता है, आइन के अंदर उसकी सजा लिखी हुई है। हमने किससे इंतकाम लेने की खातिर नहीं, जो आइन टूटा, जो जिम्मेदारान हैं, जो उसके किरदार थे, कानून अपना रास्ता लेगा। अच्छा, अदम इत्माद क्या करना है, हमने तो नहीं लेना। बसरा साहब, अदम इत्माद में आइन कैसे टूटा? अदम इत्माद में आइन कैसे टूटा? अच्छा, अभी तो फिर मैं कह रहा हूं, आप बताइए कि एक तो वो साइफर जिसको कोई मान नहीं रहा था कि वो हकीकत नहीं है, माना गया, डिमाश किया गया कि इमरान खान हुकूमत में होंगे तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तलकात अच्छे नहीं होंगे, खान साहब को जाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए और क्या शहादत चाहिए आपको कि आपको उनका तर्जमान कह रहा है, जिनका वजीर आजम बना शहबाज शरीफ, जिनका आज भी वजीर आजम है, कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया ना जनरल बाजवा ने, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की है बेसिकली। तो सियासत में हिस्सा लेना मतलब अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना है। अब शौकत बसरा साहब ने हमारे शो पे ये कह दिया है कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या आपस में गेम खेल रहे हैं, साथ भी हैं और लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं बजट के ऊपर। आपको लग रहा है कि ये मामला इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो जाएंगे? और हमारे वाकफान हाल के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी आपस में जो गुफ्तगू हुई, जो राब्ता हुआ, जो मामला हुए, उसमें भी सब अच्छा रावी ने चैन नहीं लिखा। और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने इस पे काफ़ी नाराज़गी का भी इज़हार किया और वो नाखुश जो हैं वो हुए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसीलिए आप देखें कि आज उन्होंने जब तकरीर भी की है तो उसमें भी आज उन्होंने काफ़ी लत्ते लिए हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर नहीं किए जाएंगे तो हम बजट को पास नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इवेंचुअली ये बजट पास हो जाएगा। बजट तो बदतरीन हालात में पास हो ही जाता है। मामला ये चलना भी तो है। मामला ये कि पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार है। पीपल्स पार्टी ने शायद MQM से ट्यूशन ली है। पीपल्स पार्टी करती क्या है कि इस तरह के हालात में जब हुकूमत को देखती है कि ज़्यादा दबाव में है तो उस वक्त अपनी जो मुतालबात हैं वो ज़्यादा ज़ोर के साथ उनके मुतालबात पेश कर दिए जाते हैं कि वही सुनहरी मौका होता है अपने मुतालबात मनवाने का। तो मुझे यहाँ लगता है कि ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि वफाक में हुकूमत में जो शमूलियत है, नून लीग की तरफ से यही इनको कहा जा रहा है कि जी आप फिर हुकूमत में शामिल हो। नहीं, वो तो एक दूसरे को ताने भी मार रहे हैं कि अगर आपने साथ ना दिया, अगर आपने हमारा दोनों ने एक दूसरे का साथ ना दिया तो इकट्ठे ही अड्याला जाएंगे। लेकिन बसरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी कहीं कोई इस तरह की है ऑप्शन बाकी के उनके साथ कुछ मामला तय किए जाए? अगर वो नून को सपोर्ट नहीं करते बजट में तो फिर तो ऑटोमेटिकली हुकूमत गिरने की पोजीशन हो जाएगी। ऐसी कोई सूरत हाल बनती है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत में? सिमीना, मैं इमरान भाई के तजर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ उनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। ये सब टोपी ड्रामा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं,
इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। और यही आप देखें ना, कौम पागल नहीं है, कौम बेवकूफ़ नहीं है। अब वो 70-80 नहीं है, ये वो पीटीवी का दौर हो, वो आज एक इंफॉर्मेशन का दौर है। हर किसी तक वो इत्तला पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है। आप देखें इनको कौन सी चीज़ इकट्ठा रखेगी? इमरान खान का खौफ, इमरान खान का बुग़्ज़, ओए लड़ना नहीं, खान आ जाएगा। इसलिए ये अभी देखें ना, इनके मुफादात वाबस्ता हैं। अभी तीनों पार्टियां, खास तौर पे एमकेएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हम क्यों कहते हैं हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? एक तो ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया। ये तमाम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत नहीं गिराएंगे, इसका मतलब है ये तयशुदा बात है। क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत नहीं गिराएंगे पीएमएलएन की, ये तयशुदा बात है। पीपल्स पार्टी समीना पहले दिन इलेक्शन होने के फौरी बाद खान साहब को वजीर आजम बनाने जी, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे बात आए, तहरीक इंसाफ वजीर आजम बने। बात पूरी सुन लीजिएगा। खान साहब को, और मैं वो तारीखी जुमला कहना चाहता हूं जो पिछले दिनों जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा नैब तरामीम को सपोर्ट करने से मुझे तो फायदा हो जाएगा, मैं तो शायद जेल से बाहर आ जाऊं, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। अगर मैं हुकूमत बनाने नहीं, हुकूमत गिराने की बात कर रही हूँ। वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो मुख्तलिफ बात है ना भाई। आप तो पहले ही नहीं वोट करेंगे बजट में, अब पीपल्स पार्टी को भी अगर आप साथ मिला लें तो हुकूमत तो गई ना। आगे फिर क्या हिकमत अमली है, नए इलेक्शन का मुतालबा करना है, वो तो एक अलग फिर सिचुएशन होगी। दोनों मेरी बात लिख के रख लें। ये बजट को सपोर्ट भी करेंगे और आपको खबर भी दे रहा हूं, ये बजट के बाद हुकूमत का हिस्सा भी होंगे और वजारतें भी लेने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, होना क्या है, इनकी लड़ाई किस बात पे पड़ती है? माले गनीमत पे। माले गनीमत क्या है कि भाई IMF का पैसा आ गया है, हमारा माल किधर है? दुबई लीक्स, उसकी किसी ने तफ्तीश की क्या? किसी ने फील्ड की? और दूसरा, वजारत हमें कौन सी दोगे? पंजाब में हमें क्या मिलेगा? वहां थोड़ा सा आगे चलते हैं। बसरा साहब, वैसे तो मैंने भी यही कहा था कि पीपल्स पार्टी और ये अलग नहीं होंगे। दूसरा, मुझे ये बता दें कि दुबई लीक्स की तो किसी ने तफ्तीश नहीं की। जब पनामा लीक्स आई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ के अलावा किसी की तफ्तीश की गई थी? उस वक्त किसी और का केस आया था? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे दौर में जब ये पनामा लीक्स आई, उसमें बहुत सारे आपके दौर में नहीं आई थी। सॉरी, हमारे दौर से पहले की आई ना, हमारे दौर के पहले की हमें तो विरासत में मिली ना। लेकिन जैसे ही हमारा दौर आता गया, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम लोगों को जो इसमें शामिल है सबकी तहकीक तफ्तीश की जाए। आज भी हम मुतालबा करते हैं। चले इमरान साहब, जो सवाल आप कहना चाहते हैं, आज तो हम हुकूमत में नहीं है ना, आज तो हम हुकूमत से बाहर हैं। आए कानून सारी मुतालबा करना तो बड़ा आसान होता है सर, उस वक्त करना था ना जब आप लोग। मैं और बात कहने लगा हूं समीना, मैं और बात कहने लगा हूं। आए, हालांकि ये जालसाजी, हम हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये फार्म 47 की पैदावार है, जालसाजी के जरिए बनाए, कानून साजी करें। जिस चीज ने पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं, वापस लेकर आए। चलें, जालसाजी की आपने बात की। शौकत बसरा साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आज 3 बड़े अहम हल्के हैं, मरियम नवाज जिस सीट से नशिस्त में कामयाब करार दी गई वो हल्का, फिर अब्दुल अलीम खान साहब का हल्का, इसके साथ साथ ओन चौधरी वाला हल्का, फॉर्म 45, 47, 46 मांग लिए हैं। कोई उम्मीद है आपको ट्राइब्यूनल से? क्योंकि यही मामला जो है, एक अगर ऑर्डिनेंस को यहाँ पर एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है तो फिर रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे, आपको लगता है उससे पहले फैसले हो जाएंगे? समीना, ये जो फॉर्म 47 पे मुंतखब होकर आए हैं ना, ये जब आपस में मिलते हैं, पता क्या बात कहते हैं? जे मैं वेखा फॉर्म 45 दे बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, अगर वेखा मैं फॉर्म 47 वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले। ये हालात हैं भाई, इन्होंने कहाँ आने देना है? अगर ये कुछ करने देना चाहते, आप बताइए। आज 180 दिन के बाद होने थे अंदर फैसले ये ट्रिब्यूनल्स के, क्या किया इन्होंने? इलेक्शन कमीशन जो हम समझते हैं को जिम्मेदार है सारी धांधली का, वो तो हमारा मुल्ज़म है। आज इस्लामाबाद के अंदर जब जस्टिस तारक जहांगीर साहब ने ऑर्डर किया, ये भाग के इलेक्शन कमीशन में चले गए और वो ऑर्डर कर रहे हैं और साथ इलेक्शन ऑर्डिनेंस ले आए। इसी तरह कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, पूरे फॉर्म 45 वाले 170 लोग MNAs MPAs,
हमने कहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे वेल रेप्यूटेड जजेस बनाए हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाले, भाई उन्हें काम करने दें। हो क्या रहा है, आज आपने जो बात कही है, आप देख लीजिए जो काम इस्लामाबाद में हुआ था, ये लोग भी भागेंगे और इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं है ना। सारी मतलब आपको पता है कि ये फैसला जल्दी नहीं आने लगा। ठीक समीना, एक फिक्रा, अगर मियां नवाज शरीफ, सबसे बड़ा इनका स्टालवर्ट वही था ना कि मियां जी दुआवेगा लग पता जावेगा, उनको बड़ा हार सिंगार कर लेके आए लाहौर के अंदर। भाई अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद से मियां नवाज शरीफ हार गया तो जीता कौन है? हमारा सवाल ये है। इसलिए ये अगर ट्रिब्यूनल जो काम कर रहे हैं 6-7 जजेस, अगर इनको करने दिया गया 3 महीने के बाद इनकी हुकूमत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि तमाम के तमाम 17 सीटें टोटल मियां शहबाज शरीफ के पास हैं और 36 सीटों के साथ अभी 23-24 जून को ये भी आपका केस लग गया जी मखसूस नशिस्तों का, इस पे भी सबकी नजरें हैं। वो भी एक बड़ा नंबर है जो कि पीटीआई को मिल सकता है। अगर मिलता है तो उस सूरत में इनके मजीद नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने देखा है कि मैकेनिज्म इजलास हुआ है, मुशावरती पाक चाइना जो इन्वेस्टमेंट है, सी पैक है, उसके हवाले से इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। इमरान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आज एक इजलास हुआ है, पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास, और इसमें चाइना के सफ़ीर ने भी खिताब किया है। अच्छी चीज़ इसमें यह थी कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ पार्लिमानी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन की हों चाहे हुकूमत की हों, वो इसमें मौजूद थी। पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, फजल रहमान साहब भी थे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो आज उनके सफ़ीर ने बात भी की है, वो काफ़ी हद तक आपको लगता है कि दूर हुए होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस ऑप्टिक्स से कम अज़ कम, कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद में एक पेज पर हैं? स्मीना, देखिए बात सीधी सी है कि जो भी इन्वेस्टर होगा, वो चाहे चाइना हो, सऊदीया हो, यूएई हो या कोई भी, उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि जी मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उससे ना सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट चलेंगे बल्कि मुझे रिटर्न भी आएगा। लेकिन बिजनेसमैन तो इसीलिए करता है। अब जो चाइना की बात है, तो चाइना क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसने हमेशा मुश्किल में हमारा साथ दिया, तो ये उनका कंसर्न था। तो और आज उनके जो सफ़ीर है उन्होंने जो बात की है, देखिए वो बात बड़ी ठीक उन्होंने बात की है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सियासी जमातें जो हैं उनको भी कम से कम इस बात का एहसास, मैच्योरिटी का सबूत दिया। हाँ जी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि मैच्योरिटी का सबूत दिया, बल्कि तमाम एक टेबल पे बैठे हैं। और यही हमेशा हम बात करते हैं। देखें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे, उसके अलावा हिना रबानी खर साहिबा भी थी, नुमाइंदगी थी, हाँ जी, तमाम लोग जो थे वो मौजूद थे। और आज वहाँ पे जो बात हुई और जिस तरह से सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो इससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और चीन जो है उसको भी आज ये मैसेज आएगा कि भाई ये तमाम जमातें, सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना सिर्फ ये कि चीन जो है वो आए, और सी पैक एक बड़ा गेम चेंजर है, जो बात हमेशा की जाती है। इसका तो जो दूसरा मरहला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम पे मज़ीद भी जो चीन के साथ चीज़ें हैं उन पर भी डिस्कशन होनी चाहिए, और टाइम फ्रेम भी जो है उसको भी ये करना चाहिए कि कौन कौन से मंसूबे कब शुरू होंगे, कितनी देर में। लेकिन चाइना की बात भी मानेंगे कि नहीं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, जो आपके चैलेंजेस हैं इंटरनल, जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है हमेशा पोलराइज्ड रहती है, उसके ऊपर तो आपको लगता है कि ये हुकूमत इस बात को खातिर में लाते हुए अपोजिशन के साथ मामलात बेहतर करने की कोशिश करेगी? ये जो मारपीट, मार धाड़, रेड वेड, ये वो गिरफ्तारियाँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे लाया जाएगा और फिर ऑपोजिशन से ऐसा माहौल बनाए कि उन्हें बाहर सड़क पर ना निकलना पड़े? सुनीना, देखें आज जैसे ये सब लोग एक टेबल पे बैठ गए हैं ना, वैसे ही आप इस बात जमा खातिर रखें कि इसी तरह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मुल्क जो है, क्योंकि अब मज़ीद मुआशी जो है ना इस्तेहकाम,
उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और इनको इकट्ठा किया जाए। तो करने वाले ये कर देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। मैं फिक्र नहीं कर, मेरा तो सवाल है क्योंकि यहाँ पर आपने चाइना को दिखाने के लिए तो सबको बिठा दिया मेज़ पर, लेकिन बाहर आज भी हम ये देख रहे हैं कि आप ऑपोजिशन के घरों पर रेड करते हो नहीं ना सकता, एक दिन में हो नहीं सकता, लेकिन ये समझ लें कि आज मैं इसीलिए खुश हूँ और मैं इसको खुशगवार, ठीक है कि अच्छा आगाज है, अच्छा आगाज है, आज ये आगाज हो गया। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, चूँकि एक अच्छे नोट पर आज प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो यहीं पर इसको समेटते हुए इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।